वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि आपका बिहार दरोगा मेंस का मुख्य परीक्षा 25 फरवरी 2024 को होने जा रहा है। तो गाइज आप लोगों के बीच एडुटोरिया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ, जो कि इनमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ। वैसे मौर्यकालीन कला 2 भागों में विभाजित किया गया है, राजकीय कला एवं लोक कला। लेकिन राजकीय कला के अंतर्गत ही निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया है, वो है स्तंभ, गुहा आदि। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया है। तो ये आयताकार स्वरूप में रखा गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करूँ तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो अगला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं चोल साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजराज वन, जो कि श्रीलंका के विजय प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्बई चोल मंडलम बनाया था तथा चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र III था। अगला प्रश्न अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं के साथ साथ एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं आपका ये महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश की बात करूँ गाइस तो भीमबेटका का गुफाएं हैं मध्यपुर के रायसेन में। अगला प्रश्न तीसरा बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। तो ये 250 BC में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये पाटलिपुत्र में हुआ था। एवं इसके आयोजन मिगलीपुत्र तीस ने अशोक के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली को डैश पर कब्जा कर लिया, दिल्ली के साथ। तो ये आगरा पर कब्जा कर लिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पानीपत के युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। अगला प्रश्न इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था। तो ये 1211 से 1236 ईस्वी तक था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था। तो ये है चोल वंश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस वंश का स्थापक विजयालय ने किया था, जिसकी राजधानी तंजौर था। चोल वंश या चोल काल में भूमिज का उपज का 1/9 भाग हुआ करता था। और राष्ट्रकूट वंश की बात करूँ तो एलोर के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई है। तो ये सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शीशे के साथ साथ प्रोटीन के सिक्के भी ढलवाए थे। अगला प्रश्न किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। तो यह है गुरु अंगद देव, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। तो ये शिक्षित उदार मध्यम वर्ग के लोग को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं
राष्ट्रीय आंदोलन में भी शिक्षित उदार मध्यम वर्ग का प्रारंभिक समय से ही योगदान रहा था एवं यह राष्ट्रवाद का धरोहर भी बना था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ था? तो ये राजतंत्र का अंत हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में ये व्यवस्था लाया गया था एवं माप तौल दशमलव की प्रणाली फ्रांस की ही देन है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था किसके द्वारा? तो ये मुगलितिस द्वारा। ऑप्शन डी, अभी तुरंत पढ़े हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था, लेकिन समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो ये 1878 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे, जो कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पे कठोर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है, जो कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए x के पावर -3 ऋणायन बनाता है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो अक्रिय गैस आर्गन Ar, जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, 18 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होगा। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गया, तो 18 में से 3 हम घटाएंगे तो 15 होगा। तो इस प्रकार 15 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आपका हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो ये प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनित जनरेटर एक ऐसा उपकरण है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नहीं हो सकता। एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये कथन भी सही है। यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन 1 और 3 जो कि ऑप्शन डी में है। आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपका ये विद्युत मोटर होगा। ऑप्शन 2 जो बोला जा रहा है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो ये वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ईथर का संरचनात्मक सूत्र होता है RO⁻R। अगला प्रश्न, कपड़े के स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता? तो ये है कैडमियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये है चीनी चारकोल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में एमोर्फस भी कहते हैं, जो कि यह हवा की अनुपस्थिति में गन्ना, चीनी या ग्लूकोज को गर्म करके तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया या उदाहरण है? तो ये है ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकृत गंधित का कारण जो कि अव्ययी ऑक्सीकरण होता है, पानी या पनीर को खुला रखने पे गंध देने लगता है, यह भी विकृत गंधित का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, NH4Cl।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता? तो ये नाइट्रोजन शामिल नहीं होता क्योंकि ये खाद्य उर्वरक पदार्थ है। सुक्रोज, चीनी की बात करूँ तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो ये है रोगाणुरोधी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सूक्ष्म जीवों को मारती या वृद्धि करने से रोकती है। अगला प्रश्न, अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फिर आपका दुर्बल क्षार जो कि NH3 अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि आपका ये दुर्बल क्षार है से रिएक्शन करके प्रबल अम्ल बनाएगा NH4 अमोनियम क्लोराइड Cl। आपका ये प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी की बीमारी होती है। विटामिन बी से बेरी की बीमारी होती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एनीमिया जो कि आयरन की कमी से होती है। अगला प्रश्न, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो ये है जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से ही जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पे उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि एक जिप्टो डैश के बराबर होगा? तो ये 10⁻⁻21 यानी 21 के बराबर होगा। वही एक योक्टो 10⁻⁻24 के बराबर होगा, एक नैनो 10⁻⁻9 के बराबर होगा और एक पेटा 10⁻⁻15 के बराबर होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। तो बोला जा रहा है कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बिल्कुल सही है। इसका वन विक्षेपण होता है। हाँ, इसका वन विक्षेपण होता है सभी रंगों में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, तो सर जी इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। जो बोल रहा है बदलती है, नहीं बदलती है, तो यहाँ पे ये सत्य कथन हो जाएगा। अगला देखते हैं, सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब में उछाया बनाता है? तो बिल्कुल बनाता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है? तो ये इंगित करता है अत्यंत शुष्क मौसम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे तूफान या चक्रवात का आना, तो ये बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक गिरना होगा। बारिश की संभावना, तो ये धीरे धीरे गिरना बैरोमीटर की ऊंचाई में, और धीरे धीरे उठना आपका ये शुष्क मौसम के कारण होता है। अगला प्रश्न, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है? तो ये है राना टिग्रीना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? तो ये है मक्खी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मनुष्य और जानवरों के जैविक कर्मकों के माध्यम से शरीर से दूसरे शरीर में संचरित होती है, जो कि ये संचारी रोग कहलाता है। और ये जो अपने पैरों और अपने शरीर के बालों पर रोग वहन करती है। अगला प्रश्न, अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया था? तो ये वायवीय, जलीय और स्थलीय में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण के लिए पहले वैज्ञानिक अरस्तु ही थे। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये किए थे 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये थे इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी था।
एवं इसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में मुस्लिम विजय का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल देश से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से एवं दक्षिण में झारखंड से लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ये छत्तीसगढ़ की नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये भोपाल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा यमुना नदी किनारे, भागलपुर गंगा नदी किनारे और कानपुर यह भी गंगा नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है झुमरी तलैया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दामोदर नदी में आने वाले विनाशकारी बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए तिलैया बांध के कारण ही इसका नाम झुमरी तलैया रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ये निकेल और फेरस यानी आयरन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पृथ्वी के मुख्यतः 3 परतों में बांटी गई है, भूप्रपट्टी जिसे हम भूपटल भी कहते हैं, मेंटल और कोर हो गया। भूप्रपट्टी जो कि पृथ्वी का वह बाहरी भाग जिस पर महाद्वीप या महासागर स्थित होता है उसे हम भूप्रपट्टी या भूपटल कहते हैं, जो कि इसकी निचली परत विशाल चट्टानों से बनी हुई होती है, जो कि इसमें सिलिका व मैग्नीशियम से निर्मित होता है। अगला प्रश्न, गरजने वाली चालीसा कूद पचासा चिखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली ये शक्तिशाली पछुआ पवन ही है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेखा समिति आपका जो कि ये अप्रत्यक्ष कर है आपका, ये रेखा समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये है लौह अयस्क खनन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे झारखंड का अधिकांश लौह अयस्क सिंहभूम में ही स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ये शनि का सबसे कम है, वही सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संचयन किसके लिए फ़ायदेमंद है? तो ये भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए फ़ायदेमंद है। ऑप्शन डी, वैसे तो सिंचाई के लिए भी फ़ायदेमंद है, कृषि के लिए भी, अपन बिजली का उत्पादन करने के लिए भी, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है? तो यहाँ पे यूरिया के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन इसमें नहीं दिया रखा है। वैसे उर्वरक जो कि रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ है जिसको मिट्टी में डाल के उसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जाती है। 2 घटक का मिश्रण जो कि अपने स्वयं के घटकों की तुलना में अधिक हाइग्रोस्कोपिक हो सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों को ह्रास का एक वैध कारण है? तो वनों की कटाई भी है, शिकार और अवैध शिकार भी है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण भी है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है, यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू हो गए कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये है
वहीदा रहमान को, जो कि ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं एवं इनको एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी मूवी प्यासा, CID, गाइड, कागज़ के फूल, खामोशी और त्रिशूल जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे की मंजूरी दी है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हर महीने 1000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो ये 19 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो ये है अमृता शेरगिल की पेंटिंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनकी पेंटिंग की नीलामी लगभग 62 करोड़ रुपए में बिकी थी, जो कि भारत की सबसे महंगी कृति बन गई है। अगला प्रश्न, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है एवं यह भारत की पहली सामरिक अर्थ वेसल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पे तीनों कथन आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3। इसी के साथ आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? तो ये अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकें एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो वेस्टर्न लर्न के लेखक हैं चेतना मारू। नोवेल जावा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के लेखक हैं हुमा कुरैशी एवं टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेट्स एंड वीगल्स इनके लेखक हैं विजय राघवान। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी इनमें सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि डेजर्ट फ्लैग आर्ट अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये UAE में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये भारतीय वायुसेना और UAE के बीच शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आशापूर्णा देवी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इन्हें बंगाली भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में देने की शुरुआत 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में बेटन कप तथा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही फुटबॉल विश्व ट्रॉफी से संबंधित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है रसिया, रूस। वही भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सितार से संबंधित नहीं है? तो सितार अमीर खुसरो है, रविशंकर भी हैं, विलायत अली खां भी हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां आपका ये सितार से संबंधित नहीं है, आपका ये सरोद वादक से संबंधित है। वही अमीर खुसरो को तोते हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो ये है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उच्च किस्म के बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो ये एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश चाइना, चीन है। वही भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता देश है, यानी खरीदने वाला, खपत करने वाला देश है। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये दिया था जेबीसी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही जीएम कीन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तो ये वस्तुओं के उत्पादन पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? बोला जा रहा है सही नहीं है। तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, जो कि अनुच्छेद 29, जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, एवं धार्मिक मामलों प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 एवं भेदभाव के निषेध 15 में दिया गया है। तो इस प्रकार आपका भेदभाव की निषेध स्वतंत्रता 15 में सही है। धार्मिक मामलों प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में यह भी सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ये मिलान सही नहीं है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता अनुच्छेद 29 में नहीं, बल्कि अनुच्छेद 16 के 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में यह दिया गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी संशोधन के रूप में जाना जाता है और इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उसके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो ये अनुच्छेद है 33 एवं 34। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों पर अधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तो अनुसूची है 11वीं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज्यों को जोड़ा गया था एवं 73वें संविधान संशोधन 1992 में एक नया भाग जो कि 9 को भी जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक है पंचायत, और इसके अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान में शामिल है। अगला प्रश्न, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है? तो ये सांसद सदस्यों द्वारा गाँव को गोद लिया जाना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 या 21 वर्ष से अधिक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन है, यह धर्म के नाम पे भेदभाव का निषेध करता है, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, जो कि एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, भारत को कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है एवं स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइस इसी प्रकार आपका 80 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो
तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।